Hello students, today we will talk about the Great Revolt of 1857। 1857 की क्रांति के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस इसको कहा गया था, सबसे पहले वीडी सावरकर के द्वारा, है ना। ये आप लोगों को पता भी होगा। ठीक। इसका एनालिसिस करेंगे, क्यों हुआ, कौन कौन से लीडर्स थे और इसका अल्टीमेटली कॉन्सिक्वेंस क्या रहा इसमें। ठीक है। इसके बारे में हम लोग बात करने जाएंगे आज। तो कॉज क्या था, रूट कॉज क्या रहा है 1857 रिवोल्ट का, सबसे पहले इसको देखेंगे। तो बेसिकली तीन तरह का कॉज रहता है किसी भी चीज़ का, किसी भी बड़ी घटना का। खास करके अगर अंग्रेज़ों के शासनकाल की बात करें तो पहला पॉलिटिकल था, दूसरा इकोनॉमिक कॉज रहा, तीसरा सोशियो रिलीजियस कॉज था। ठीक है। पॉलिटिकल कॉज रहा, इकोनॉमिक कॉज रहा और सोशल रिलीजियस कॉज रहा। अब पॉलिटिकल कॉज कैसे रहा है यहाँ पे, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है। ये जो एग्रेसिव एनेक्सेशन हो रहा था झांसी का, अवध का, जैसे किया गया था, आपको याद होगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इसी वक्त लेकर के आए थे लॉर्ड डलहौसी। ठीक है। लॉर्ड डलहौसी का कार्यकाल कब से कब तक रहा बताएंगे कमेंट्स में। ठीक है। लॉर्ड डलहौसी इस वक्त लेकर के आए थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। झांसी की रानी की कहानी सबने पढ़ी होगी आई गेस। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत क्या था कि अगर आपका नेचुरल हायर नहीं है, मतलब कि आपका वास्तविक बेटा नहीं है, ठीक है, वास्तविक आपका हायर नहीं है, उत्तराधिकारी नहीं है, जो आपके जिसने आपके कोख से जन्म लिया हो, मतलब राजा रानी का वास्तविक पुत्र ना हो, दत्तक पुत्र नहीं होना चाहिए, गोद लिया हुआ बेटा नहीं होना चाहिए, तो उस केस में हड़प लिया जाएगा। हड़प की नीति भी कहा गया था इसको। इकोनॉमिक कॉज, इकोनॉमिक कॉज क्या था, एक्सप्लॉटेशन बहुत ज़्यादा हो रहा था, बहुत ज़्यादा रेंट, बहुत ज़्यादा यहाँ पे पता ही होगा टेनेंसी एक्ट भी लाया, इसी के बाद इसी के आसपास टेनेंसी एक्ट भी लाया गया था। ऊपर से क्या, हड़प की नीति के तहत अवध अवध को भी हड़पा जा रहा था। अवध के किसानों के साथ टैक्सेशन का बहुत बड़ा मुद्दा था। ठीक है। और अगर आपको पता हो तो बंगाल की आर्मी में, ब्रिटिश आर्मी में बंगाल और अवध के यहीं के लोग बहुत ज़्यादा भरे हुए थे। आगे जा कर के इन्होंने इसमें चेंजेस भी किया था, आर्मी में भी, आर्मी पॉलिसीज में भी चेंजेस लाएंगे, ये हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में कुछ ही मिनटों में। ठीक है। तो जिसके कारण बहुत ज़्यादा गरीबी आ गई थी। आगे बात करें, सोशो रिलीजियस कॉज, धार्मिक परिवर्तन भी, सती प्रथा को बैन किया गया, दखल अंदाजी दे रहे थे ये लोग, फोर्स्ड कन्वर्सन्स करवा रहे थे। ठीक है। अगर आपको पता हो तो याद होगा आपको 1833, 1833 के एक्ट के तहत यहाँ पे बात हो गई थी कि बाहर से फादर्स आ रहे थे, बाहर से क्रिश्चियनिटी के लोग आ रहे थे जो मास कन्वर्जन्स करना स्टार्ट कर रहे थे, मिशनरी के लोग आना शुरू हो गए थे। ठीक है। मिशनरी के लोग वगैरह आ रहे थे जिन्होंने कन्वर्जन्स बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर दिया था। ठीक है। तो वहाँ भी दखलंदाजी हुई। आगे आते हैं, इमीडिएट ट्रिगर क्या किया, इमीडिएट ट्रिगर पॉइंट रहा इनफील्ड राइफल कार्टिजेस। ठीक है। भगत सिंह वाली, जो जिसने मंगल पांडे वाली मूवी देखी होगी आमिर खान वाली, उन्होंने उनको पता होगा। इसमें दो चीज़ पाया गया था। देखिए, एक तो हिंदुओं के लिए गाय पवित्र होती है और मुसलमानों के लिए पिग फैट टैबू होता है। ठीक है, अशुभ माना जाता है। इस कार्टिज को मुंह से काट के खोलना पड़ता था, तो दोनों के लिए ख़राब था, हिंदुओं के लिए भी और मुस्लिमों के लिए भी। तो दोनों के फेथ के खिलाफ हो रहा था, दोनों ने यहाँ पे विद्रोह किया। इनफील्ड राइफल पहले से मुद्दा बहुत चल रहा था, पर इसने एक चिंगारी का काम किया। ठीक है। आग जो हल्की हल्की चिंगारी थी, इसने उसे हवा दे दिया, मतलब कहने का सेंस है, चिंगारी तो पहले से थी, इसने उसे हवा दे दिया। ठीक है। तो ये यहाँ पर ट्रिगर हुआ। अब यहाँ पे सेंटर्स है कुछ कुछ दिया हुआ, इसके बारे में देख लेते हैं। शुरुआत दिल्ली से ही हुआ था। ऐसे शुरुआत तो कहाँ से हुआ था, अगर याद हो तो मेरठ से। मेरठ में ही क्या हुआ था, मंगल पांडे ने 2 ऑफिसर्स की जान ले ली थी। ठीक है। अगर किसी को याद हो तो कमेंट में करके बताएं तो किसकी हुई थी, और मंगल पांडे किस इन्फेंट्री से थे, वरना नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर दे दूंगा। ठीक है, मैं इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। मेरठ से शुरू हुआ था, मंगल पांडे ने 2 ऑफिसर्स को मारा था। ठीक है, 2 ऑफिसर्स पे हमला कर दिया था, एक की तो वहीं ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई थी। मंगल पांडे किस इन्फेंट्री से थे बताएंगे।
फिर वहाँ से रिवोल्ट उठता है, वहाँ से वो लोग जाते हैं दिल्ली की ओर। दिल्ली में बहादुर शाह जो द्वितीय थे, बहादुर शाह जफ़र, जो जफ़र नाम से अपना शायरी वायरी भी लिखते थे, उनको वहाँ पे वो लोग लीडर घोषित कर देते हैं अपना। वास्तविक कंट्रोल वैसे खान बख्त खान के पास ही रहता है। ठीक है, क्लियर। फिर कानपुर से आपका नाना साहेब लीड कर रहे थे, जिनका सपोर्ट तांतेतों पे कर रहे थे, जो उनके मंत्री भी थे। झांसी की रानी, देखिए ग्वालियर से भी झांसी की रानी ही लीड कर रही थी, बाद में गई थी। क्यों? क्योंकि ग्वालियर के जो महाराजा थे उस वक्त, वो अंग्रेजों के पक्ष में चले गए थे। तो झांसी, ग्वालियर पे कुछ समय तक झांसी की रानी ने कब्जा किया था और वहाँ से वो लीड की थी कुछ समय तक। तो झांसी और ग्वालियर से रानी लक्ष्मीबाई थी। सर ह्यूज रॉस ने उनको दबाया भी था। लखनऊ से आपकी बेगम हजरत महल थी, इनका भी सेम केस था जो झांसी की रानी का था। इनका बेटे का नाम याद रख लीजिएगा, कहीं में भी पूछ दे, बिरजिस कादिर नाम था। ठीक है, बिरजिस कादिर। ठीक, और रानी लक्ष्मीबाई के बेटे का नाम दामोदर राव। ठीक है। बिहार के आरा, बिहार के आरा से कुंवर सिंह लीड कर रहे थे। बिहार के आरा से आपका कुंवर सिंह लीड कर रहे थे। ठीक है। जगदीशपुर भी दिया जाता है कहीं कहीं पे। ठीक है। वैसे बता दें, 1857 की क्रांति एक्चुअल में जो स्टार्ट हुआ था, अभी के भारत की अपेक्षा के माने तो पटना, अभी के बिहार से माने तो पटना से हुआ था, जो पीर अली एक नाम के एक बुक विक्रेता ने शुरू किया था। लेकिन उस ज़माने के हिसाब से अगर माने तो वो देवघर के पास आपका रोहिणी पड़ता है, वो उस वक्त बिहार का ही हिस्सा था, तो वहाँ से इसकी चिंगारी लगी थी। ठीक है, ये हो गया। दबाया किसने किसने था, तो दिल्ली को दबाने का श्रेय जाता है जॉन निकोलसन को। कानपुर में जो दबाया गया था वो कॉलिन कैंपबेल के द्वारा दबाया गया था। झांसी और ग्वालियर में ह्यूज रॉस ने दबाया था। लखनऊ में इस रिवोल्ट को कॉलिन कैंपबेल अगेन उन्होंने दबाया, और बिहार के आरा में विलियम टेलर और विंसेंट आयर, इन दोनों ने दबाया था। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है रानी लक्ष्मीबाई के कॉन्टेक्स्ट में, ह्यूज रॉस। इन्होंने ही एक स्टेटमेंट दिया था कि इतने सारे पुरुषों, इतने सारे लोगों विरोधियों में एक ही मर्द थी जिसका नाम था रानी लक्ष्मीबाई। में भी पूछ ले तो ये स्टेटमेंट ह्यूज रॉस ने दिया था, याद रख लीजिएगा। आगे आते हैं। अब दूसरा, इसका रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ। तो रिजल्ट यही हुआ कि कंपनी का रूल ख़त्म हो गया। लोगों को ये समझ में आ गया था कि कंपनी इतनी ताकतवर है नहीं जितना दिखा रही थी, या जितने लोग डर रहे थे। क्योंकि 1857 की क्रांति माने तो ये केवल उत्तरी भारत के कुछ ही एरियाज़ में फैला था। ठीक है, क्लियर। ये मोस्टली उत्तरी भारत के एरिया में फैला था, और राजस्थान इससे अछूता ही रहा था। राजपूत किंगडम अछूता रहा, नॉर्थ का जो रीजन था वो अछूता रहा था इससे। ठीक है, इससे नॉर्थ भी अछूत रहा था, यहाँ ये अछूता रहा, राजस्थान अछूता रहा। नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत ज़्यादा ये नहीं फैला। ठीक है, ये मेनली यूपी, ये आपका फैला कहाँ कहाँ, तो ये यूपी, बिहार, झारखंड और थोड़ा बहुत महाराष्ट्र के एरिया में फैला था। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा नहीं फैला, इसीलिए। क्लियर। लेकिन फिर भी इसने शेक कर दिया है ना, कहते हैं ना, जड़ हिला दी थी, पैरों तले ज़मीन खींचका दी थी एक तरह से। तो कंपनी का रूल, इस समय देखते हुए कंपनी का रूल को यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया। क्राउन का रूल स्टार्ट हुआ किस एक्ट के तहत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, गुड गवर्नेंस एक्ट के तहत इसका स्थापना होता है। कंपनी का रूल ख़त्म, पावर जो है ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला जाएगा। क्वीन का प्रोक्लेमेशन यहाँ पे आता है कि रिलीजियस मैटर पे इंटरफेरेंस नहीं होगा। प्रॉमिस किया जाता है राजकुमारों से भी। वैसे बता दें, रिलीजियस मैटर के, अच्छा, रिलीजियस मैटर के खिलाफ जब ये दखलंदाजी कर रहे थे तो इसमें कि बाल गंगाधर तिलक ने भी इसमें टिप्पणी की थी, उनके हिसाब से भी इनको नहीं करना चाहिए था। वैसे ये पॉजिटिव सेंस में था, नेगेटिव सेंस में नहीं था। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक ने भी कहा था कि आप लोग हद से ज़्यादा, मतलब टिप्पणी की थी कि बहुत ज़्यादा ये दखलंदाजी करते हैं। अब पॉलिसी का शिफ्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो लाया गया था डलहौजी के द्वारा, उसको ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर। एग्रेसिव टेरिटोरियल एनेक्सेशंस हुआ इंडिया, जो हो रहा था उसको ख़त्म किया गया। राजाओं को, महाराजाओं को या राजकुमारों को बोला गया कि एनेक्सेशंस नहीं होगा, हम आपके सोवरेन रहेंगे, आप हमारे अंदर इत्मीनान से रहिए, राजवाज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्लियर। आगे आते हैं। मैंने कहा था मिलिट्री रीडिज़ाइन करा जाएगा। देखो, अवध के और यहाँ पे क्या था,
अवध के सैनिक और बंगाल के सैनिक इसमें सबसे ज़्यादा थे, तो रेशियो घटा दिया गया। पहले जो आपका हुआ करता था यूरोपियन का, और यूरोपियन इस टू इंडियन का रेशियो जो था वो 1:6 था। बाद में इसी रेशियो को चेंज करके बंगाल में खास करके इसको कर दिया गया 1:2। क्लियर? इसको 1:2 कर दिया गया। और जितने भी ये थे आपके आर्टिलरी वगैरह का जो देख रेख होता था, ठीक है, आर्टिलरी वगैरह जहाँ पे रखे जाते थे, बंदूक वगैरह जहाँ पे रखा जाता था, उन सब का जो भी ये था देख रेख करने का था, वो सब ब्रिटिश हैंड्स में डाल दिया गया कि दोबारा अगर बगावत हो तो इनके पास ज़्यादा हथियार ना हो। 1850, एक और बात, इसी के जस्ट पहले आप लोगों को पता होगा 1849 के आसपास, है ना, ठीक है, अराउंड 1849 ब्रिटिशर्स ने सिख एनेक्सेशंस किया था। सिख एनेक्सेशंस में इनको पंजाब के बहुत, ठीक है, एंग्लो सिख वॉर वगैरह हुआ था तो पंजाब के इनको बहुत अच्छे सिपाही मिले थे, पंजाबी सिपाही, ठीक है, जो बहुत ही अच्छे लड़ाकू क्लैन के थे। साथ ही साथ इसके पहले इनका एंग्लो नेपाल वॉर भी हुआ था, जहाँ से इनको गोरखास मिल गए थे, ठीक है, क्लियर। तो सिख और गोरखास इन्होंने 1857 के रिवोल्ट को दबाने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। तो यहाँ पे मार्शल रेसेस को लाया गया। पहले जो थे वो आपके अवध के और बंगाल के लोग थे, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे पंजाबियों का रिक्रूटमेंट और गोरखास का रिक्रूटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्लियर। तो ये मार्शल रेसेस का यहाँ पे रिक्रूटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इनको लिया गया। आप जानेंगे कि आगे जलियांवाला बाग के ऊपर भी अभी रिसेंटली एक मूवी आई थी, उसमें भी आप देखेंगे कि इसमें भी दिखाया गया है कि जलियांवाला बाग में जो हमला होता है ना, ठीक है, जलियांवाला बाग के हमले में भी गोरखास को और पठान्स को, जिनको शामिल किया जाएगा बाद में, एंग्लो अफगान वॉर के टाइम पे इनको शामिल किया जाएगा, एंग्लो अफगान वॉर के बाद से इनको शामिल किया गया था। इनको लाया जाता है लड़ाई झगड़ा करने के लिए। बंगाल के और अवध के लोगों को कम किया जाएगा, थोड़ा कट ऑफ किया जाएगा, क्लियर, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। मार्शल रेसेस को ज़्यादा रिक्रूट किया जाएगा। बता दें ब्रिटिशर्स आज भी आते हैं गोरखास को रिक्रूट करने के लिए। लगभग 100-150 गोरखास को आज भी वो लोग रिक्रूट करते हैं अपनी ब्रिटिश आर्मी में। इंडियन सोसाइटी पे इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? तो बहुत बड़ा, राइज ऑफ नेशनलिज्म। इससे समझ में आता है कि नेशनलिज्म अगर उस टाइम पे सही से टिक जाता तो शायद उसी समय ब्रिटिश सत्ता उखड़ जाती, लेकिन टिक नहीं पाया। कई सारे राजाओं ने, पीजेंट्स ने, सोल्जर्स ने एक कॉमन गोल की लड़ाई की थी। वैसे इन रियलिटी इट वाज नॉट अ कॉमन गोल। हम लोग अगर एग्जांपल ले ही लें तो रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो अपने बेटे के लिए लड़ रही थी, ठीक है। अब देखो मूवी वगैरह पे नहीं जाते, इट्स नॉट अबाउट मूवीज़ एंड ऑल दैट, फैक्ट की बात करते हैं। शायद इनके बेटे को अगर हक मिल जाता और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाली पॉलिसी नहीं होती तो ये नहीं लड़ रही होती, ठीक है, क्लियर। तो इनका अपना गोल था। कुंवर सिंह जो बिहार के थे, कुंवर सिंह जी जो लड़ रहे थे वो एक ज़मींदार थे, तो ज़मींदार पॉलिसीज़ के लिए लड़ रहे थे। किसान अपनी ज़मीनों के लिए लड़ रहे थे, ज़्यादातर किसानी फौज में भर्ती थे तो वो अपनी ज़मीनों के लिए लड़ रहे थे। यस, इट वॉज टूवर्ड्स द ब्रिटिश बट नॉट एग्जैक्टली अ कॉमन गोल। अंग्रेज़ों के खिलाफ सब थे बट कॉमन गोल नहीं था यहाँ पे। आगे आते हैं। कम्युनल हार्मनी, हाँ इस वक्त कम्युनल हार्मनी देखने को मिलती है, सब एक साथ कदम से कदम मिला के चलते हैं, वो राजा हो, सिपाही हो, अलग धर्म के लोग ही क्यों ना हो। इसी चीज़ को देखते हुए बाद में ब्रिटिशर्स ने लेटर ऑन डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी भी अपनाई थी। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ बुक्स के नाम हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक बुक का नाम मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बाय वी डी सावरकर। ये दर्शाता है कि ये जो बुक था ये नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का पहला नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। 1857 ये बुक ने क्रिटिक किया है
इसने क्रिटिसाइज़ करा है कहीं ना कहीं, और एक ऑफिशियल रिकॉर्ड दिया है मिलिट्री इवेंट्स पे। कहने का सेंस है ये इस बुक ने इसको एक मिलिट्री इवेंट बताया है कि कैसे मिलिट्री पर्सनल जो थे वो उन्होंने गुस्से में बस ये कर दिया। सिविल रिविलियन इन इंडियन म्यूटनीज, एसपी चौधरी के द्वारा लिखी गई बुक है। इसमें उन्होंने बताया कि कैसे सिविलियंस इसमें पार्टिसिपेट बनते हैं, और द ग्रेट रिविलियन बाय अशोक मेहता एनालाइज किया है इन्होंने। यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा। सर सैयद अहमद खान, जिसके बारे में आपने सुना होगा। सर सैयद अहमद खान वही व्यक्ति हैं जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या एंग्लो ओरिएंटल मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो बाद में बनती है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ऑब्वियसली, सबसे पहले अगर किसी ने 1857 के विद्रोह के बारे में लिखा था तो वो इन्होंने ही लिखा है। क्लियर। और भी कई सारे बुक हैं, आप एक बार नाम देख लीजिएगा उनका, जो जो इम्पोर्टेंट लगा मुझे मैंने वो डाल दी। दैट इज़ इट। होप यू लाइक द सेशन, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड यस, जो मैंने क्वेश्चंस पूछे उसको ध्यान दें। वो क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके आंसर्स में डाल दूंगा। ओके, अगर आपको पता हो तो प्लीज़ डू कमेंट। थैंक यू वेरी मच।